हेलो बच्चों, करते हैं वर्कशीट नंबर 25 फॉर क्लास 9 साइंस and it is for date 31 August 2020 and we are doing this worksheet in English medium in this video and you will get a separate video for Hindi medium also. So we are doing the chapter the fundamental unit of life and today we are doing the topic mitochondria and vacuoles. Okay, so now Gyan is asking Jigyasa Didi from where does a cell get energy to perform different life processes and how कि यानी कि जो सेल्स हैं वहाँ पर एनर्जी किस तरीके से मिलती है, उन्हें कहाँ से मिलती है एनर्जी सारे सेल के प्रोसेस के लिए, सारी लाइफ प्रोसेसेस के लिए। जैसे हमें अपनी एनर्जी खाना खाने के बाद मिल जाती है, हमारे स्टमक में, हमारे डाइजेशन सिस्टम में उसका मेटाबॉलिज्म होता है और हमें एनर्जी मिलती है। तो जिज्ञासा दीदी बताती हैं ज्ञान दिस वर्क इज़ परफॉर्म्ड बाय अ सेल ऑर्गेनल। तो जैसे हमारे बॉडी में अलग अलग बॉडी पार्ट्स हैं, उसी तरीके से एक सेल का भी एक पार्ट होता है, ऑर्गेनल होता है, जिसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है यहाँ पर एनर्जी बनती है। ऑल नेसेसरी एनर्जी रिक्वायर्ड, जितनी भी एनर्जी चाहिए होती है फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज़, सारी केमिकल एक्टिविटीज़ के लिए, टू परफॉर्म डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस इज रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये सारी एनर्जी किससे रिलीज़ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया से, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये इंपॉर्टेंट बात है कि किसके फॉर्म में रिलीज़ होती है? वो एटीपी के फॉर्म में रिलीज़ होती है। एटीपी की फुल फॉर्म एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो हम लास्ट वर्कशीट में कर चुके हैं। देयरफॉर इट इज़ आल्सो नोन एज पावर हाउस। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर आता है कि विच इज़ कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, तो दैट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। नाउ एनर्जी प्लांट ऑफ द सेल, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी प्लांट ऑफ द सेल। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है। एटीपी इज़ प्रोड्यूस हियर। एटीपी जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोड्यूस होता है, और ये कौन सी प्रोसेस से प्रोड्यूस होता है? रेस्पिरेशन की प्रोसेस से। द बॉडी यूजेस एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी। तो जो सेल है वो जो एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया में बनी है एटीपी के द्वारा ले लेता है, सारी एक्टिविटीज़ करता है। एटीपी इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ये हमने लास्ट वर्कशीट में किया था कि एटीपी जो है वो इसीलिए एनर्जी करेंसी भी कहलाता है। यानी कि अगर हमें एनर्जी यूज़ करनी है तो वो किस फॉर्म में होगी? वो एनर्जी करेंसी के रूप में ही होगी, और वो हमारा कौन है? एटीपी है। सेल के लिए एटीपी से ही एनर्जी मिल रही है। द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज़ वेरी पोरस। जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक बार मैं इसको आपको दूसरे इसमें दिखाती हूँ। इसमें जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो बहुत ज़्यादा पोरस होती है। ठीक है, पोरस होने का मतलब क्या है? कि वो बहुत ज़्यादा इस तरीके से होती है कि उसके अंदर आना जाना, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल होते रहता है। ठीक है, तो इस वजह से, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन कैसी होती है? उसके अंदर बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं। आप देख रहे होगे इसके अंदर ये जो इनर मेम्ब्रेन है, इसमें बहुत सारे इस तरीके के फोल्ड्स हैं, और आउटर मेम्ब्रेन सिंपल होती है लेकिन वो पोरस काफ़ी होती है। ठीक है, अब जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एक सेल ऑर्गेनल है एंड इट हैज़ इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया की एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनल तो है, लेकिन इसके अपने डीएनए अलग से और राइबोसोम अलग से होते हैं। ठीक है, इसीलिए सेल के अंदर आप देख सकते हो बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया हो जाते हैं, क्योंकि अपनी कॉपी बना लेता है। देयरफॉर इट कैन मेक सम प्रोटीन्स बाय इट्स ओन। तो ये अपने आप भी कुछ प्रोटीन्स डेवलप कर सकता है, अपने आप भी कुछ प्रोटीन्स बना लेता है। ठीक है, चलिए इसको एक वीडियो से समझेंगे ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो बच्चों, जैसे हमारे घरों में पावर सप्लाई आती है, इसी तरीके से एक सेल के अंदर भी जो पावर सप्लाई है वो उसको कहाँ से मिलती है? वो उसे मिलती है माइटोकॉन्ड्रिया से। तो एक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं, और वो माइटोकॉन्ड्रिया ही पूरे सेल को एनर्जी देते हैं। ठीक है, अब ये कहाँ होते हैं? ये सेल के अंदर होते हैं, और सेल में ये जो आपको नज़र आ रहे हैं स्ट्रक्चर, ये माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया को भी पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एक ऐसे मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस करता है जो कि पूरे सेल के लिए यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि एक एनर्जी को इस्तेमाल करने के लिए यूजेबल होते हैं, वो उसी तरीके से एनर्जी इस्तेमाल हो सकती है। सपोज़ करिए जैसे हम किसी शॉप पर सामान लेने जाते हैं, तो वहाँ पर हम कोई कागज़ के पीसीस कट करके वो नहीं दे सकते, हमें प्रॉपरली नोट वगैरह ही यूज़ करने पड़ेंगे। तो वो नोट्स देकर, क्योंकि उनकी एक वैल्यू होती है, उसी को हम यूज़ कर सकते हैं, और हम उससे कुछ फ्रूट्स या कोई भी सामान जब हम खरीदते हैं तो हमें पता है कि इस फ्रूट से हमको एनर्जी मिलेगी, है ना? तो ये यूजेबल है। अब क्या होता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है,
ये भी क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। और जो मॉलिक्यूल्स जो एनर्जी के लिए यूज़ करे जाने हैं वो भी ये प्रोड्यूस करता है, वो होते हैं एटीपी, जिसको हम एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। ये हमने लास्ट वर्कशीट में किया था। तो ये जो एटीपी आप देख रहे हो, इसी को यूज़ करते हैं, ये एक एनर्जी करेंसी भी कहलाता है ना। तो इसको यूज़ किया जाता है पूरे सेल के द्वारा ताकि एनर्जी मिल सके। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो किससे बना है, इसके अंदर एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, इसमें से सारा मटेरियल जो है आना जाना होता रहता है। इनर मेम्ब्रेन जो होती है इसकी, उसमें देखो आप ये कटिंग वाले निशान हैं जिसको हम क्रिस्टे कहते हैं, ठीक है। तो ये जो कटिंग वाले निशान हैं ये क्यों होते हैं इसके अंदर, जैसे हमारी इंटेस्टाइन में भी होते हैं इसी तरीके के डिज़ाइन, ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए। वो इंटेस्टाइन के लिए भी यही होता है रीज़न। और माइटोकॉन्ड्रिया की ये जो क्रिस्टे हैं, यानी कि ये जो इसकी बाउंड्री है, उसका कारण भी यही है ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए। और सरफेस एरिया बढ़ेगा तो ऑब्वियसली उतने ही एटीपी बनेंगे, ज़्यादा बनेंगे, ठीक है। तो इसका होने का कारण यही है कि क्रिस्टे की ये जो शेप है, इसका कारण यही है कि सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए और एटीपी भी ज़्यादा बने। ओके, तो लार्जर सरफेस एरिया मतलब मोर एटीपी विल बी प्रोड्यूस्ड। तो ये इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया होता है। सबसे मेन बात यह है कि माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए और अपना राइबोसोम्स होते हैं। इसकी वजह से ये अपनी कॉपीज़ बहुत सारी बना लेता है। आपने सेल में देखा होगा कि बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया इसीलिए होते हैं, ठीक है। नाउ द सेकेंड पॉइंट, आज की वर्कशीट में हम सेकेंड पॉइंट जो कर रहे हैं वो है वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स क्या होते हैं। अब ज्ञान पूछता है कि दीदी व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ वैक्यूल्स इन अ प्लांट सेल। एक प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल का क्या वो होता है रोल, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो दीदी ने बताया, ज्ञान वी नो दैट वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज्ड एंड एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। आपने देखा होगा एनिमल सेल जो हमने फर्स्ट वर्कशीट में किया था, जो एनिमल सेल्स होते हैं उसमें छोटे वैक्यूल्स होते हैं, एब्सेंट भी होते हैं। बट इन प्लांट सेल्स दे आर वेरी लार्ज इन साइज। लेकिन जो प्लांट सेल्स होते हैं ना, उसके अंदर ये बहुत लार्ज होते हैं बीच में बिल्कुल, और काफ़ी सारा इसमें एरिया लेते हैं ये, ठीक है। सो वैक्यूल्स जो होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं और एक लार्ज एरिया लेते हैं। और ये आल्सो प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। तो सेल को एक टर्जिडिटी रिजिडिटी एक प्रोवाइड करते हैं। मैनी सब्सटेंसेज सच एज एमिनो एसिड्स, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स, सम प्रोटीन, सुगर्स एटसेट्रा आर स्टोर्ड इन इट दैट हैज़ इंपॉर्टेंस इन द लाइफ ऑफ द प्लांट सेल। तो जो वैक्यूल होता है वो इतना बड़ा एरिया उसका होता है एक सेल के अंदर, कितना बड़ा होता है वैक्यूल, एंड इसके अंदर सारे जो सब्सटेंसेस होते हैं जैसे अमीनो एसिड्स हो गया, कुछ और ऑर्गेनिक एसिड्स, प्रोटीन, शुगर्स, ये सभी जो है उसी के अंदर स्टोर होते हैं। एंड द सेल मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल्स इज ऑल्सो नोन एज टोनोप्लास्ट। तो जो सेल मेम्ब्रेन होगी उसकी वैक्यूल्स की, जो उसकी बाउंड्री होगी, उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। इट कीप्स द कंटेंट ऑफ द सेल सैप सेपरेट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। आपको पता है कि सेल के अंदर वैक्यूल है और सेल के अंदर जो बाकी के और भी ऑर्गेनल्स होते हैं जिनको बारी बारी से हम कर रहे हैं, लेकिन जो बाकी का एरिया होता है वो खाली नहीं होता, उसके अंदर क्या भरा होता है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म फिल होता है, ठीक है। तो जो टोनोप्लास्ट है वो क्या करता है कि साइटोप्लाज्म से एक बाउंड्री क्रिएट करता है ताकि आपस में सारी चीज़ें मिक्स ना हो जाएं। इसलिए हर एक हर एक ऑर्गेनल की क्या है, बाउंड्रीज होती हैं। In unicellular organisms, specialized vacuoles also play an important role in expelling excess water and some waste from the cell. जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके जो वैक्यूल्स हैं, यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिजम्स, उनके जो वैक्यूल्स हैं वो और भी स्पेशल होते हैं क्योंकि वो एक्सेस वाटर और सम वेस्ट ऑल्सो उनको भी बाहर निकाल देते हैं। क्वेश्चंस पे आते हैं। वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। सो बिकॉज इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे कि वहीं पर एनर्जी डेवलप होती है, इसीलिए वो पावर हाउस या फिर एनर्जी प्लांट ऑफ द सेल कहलाता है, ठीक है। तो आप लिखेंगे ऑल नेसेसरी एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज टू परफॉर्म डिफरेंट लाइफ प्रोसेस इज रिलीज बाय माइटोकॉन्ड्रिया फॉर लाइफ इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। सो इट इज़ देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड, यहाँ से आप यहाँ लिख सकते हैं, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, नेम एनी वन फंक्शन ऑफ द सेल फॉर विच एनर्जी इज नीडेड। कोई भी एक काम आपने लिखना है, फंक्शन बताना है सेल का जिसके लिए एनर्जी चाहिए होती है। तो इसके लिए हमने लास्ट वर्कशीट में किया था, वहीं से देखते हैं। बच्चों ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 22 और इसी में आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर ये रहा आपका। यहाँ से आप लिखेंगे ईच सेल ऑर्गेनल कैरीज आउट सम वेरी क्रूशियल एंड स्पेसिफिक फंक्शन इन द सेल like production and storage of proteins, lipids and energy, waste disposal etc. तो ये काफ़ी सारे काम हो गए जो कि एक सेल ऑर्गेनल करता है, ठीक है। यहाँ से आप आंसर लिखेंगे। चलते हैं अपनी नई वर्कशीट पे, क्वेश्चन नंबर 3।
थर्ड क्वेश्चन इज वैक्यूल्स आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ विच सेल? नेम द मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल्स। तो वैक्यूल जो होते हैं वो किस सेल के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं, और इसकी जो मेम्ब्रेन है उसे क्या कहते हैं? तो वैक्यूल्स जो होते हैं वो प्लांट सेल्स के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं। आप इसमें लिखोगे दिस इज द वैक्यूल्स आर द मेन पार्ट ऑफ द प्लांट सेल एंड टोनोप्लास्ट इज कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। जो इसकी सेल मेम्ब्रेन होती है वैक्यूल्स की वो टोनोप्लास्ट कहलाती है। ओके, यहाँ से हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी। तो एटीपी की फुल फॉर्म आपको पता ही है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको हम पहले भी कर चुके हैं, तो आप यहाँ से लिख देंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम 3 सब्सटेंसेस स्टोर्ड इन वैक्यूल्स ऑफ अ प्लांट सेल। वैक्यूल में बहुत सारी चीज़ें स्टोर्ड होती हैं। मैनी सब्सटेंसेस सच एज एमिनो एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड, प्रोटीन्स, शुगर्स आर स्टोर्ड इन इट एंड दैट हैज़ इंपॉर्टेंस इन लाइफ ऑफ द प्लांट सेल। ओके, ये हो गया आपका लास्ट क्वेश्चन। ये थी आपकी वर्कशीट। कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, और वीडियो कैसी लगती है वो भी बताइएगा मुझे। अच्छी लगती है तो आप शेयर करिएगा। थैंक यू।